इसमें लीफ के बचे हुए कंटेंट को पढ़ेंगे। कल हमने लीफ के कुछ कंटेंट पढ़ लिए थे। आज हमारे पास दो कंटेंट और है लीफ के पढ़ने के लिए, एक पर्ण के प्रकार और एक पर्ण का रूपांतरण। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पर्ण के प्रकार से। आ जाइए, टाइप्स ऑफ लीव्स। ध्यान से, पर्ण के प्रकार। पर्ण के प्रकार हमारा एक नारा होता है कि फिर प्रकार फिर आधार। तो आपको ये सोचना है कि ये किस आधार पर हम प्रकार पढ़ रहे हैं। यहाँ आधार रहेगा वो कि पत्ती का पर्ण फलक कटा फटा है या नहीं, और यदि कटा फटा है तो वो कितना कटा फटा है। मतलब आपको ये देखना है कि पर्ण फलक विच्छिन्न है या अविच्छिन्न है, और यदि अगर वो विच्छिन्न है तो कितना विच्छिन्न है। इस आधार पर हम पर्ण के प्रकार पढ़ेंगे। हमारे पास पर्ण के प्रकार दो हैं। इस आधार पर दो प्रकार की पत्तियां आप पढ़ोगे, एक सरल पर्ण और एक संयुक्त पर्ण। कितने प्रकार की पढ़नी है? दो प्रकार की। हम एक एक करके पढ़ लेते हैं। पहले हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर सरल पर्ण से। ध्यान से, तो दो प्रकार, एक सरल पर्ण और एक संयुक्त पर्ण। पहला पढ़ा मैंने सरल पर्ण, अंग्रेजी में सिंपल लीफ। ये आ गई सिंपल लीफ। क्या होती है ये? इसमें सिंपल सी डेफिनेशन है कि कोई भी ऐसी पर्ण जिसका पर्ण फलक अविच्छिन्न हो। अविच्छिन्न का मतलब कहीं से भी कटा फटा नहीं हो, और यदि कटा फटा हो तो उसका कटान माध्य सिरा तक या पर्ण वृंत के शीर्ष सिरे तक नहीं पहुंचे हुए हो, तो उस पत्ती को हम सरल पर्ण कहते हैं। मतलब सरल पर्ण के लिए दो बातें हो गई। पहली बात, पर्ण फलक इसका कैसा है? अविच्छिन्न। आपने बताया सरल पर्ण, आपने इसके लिए कहा कि पर्ण फलक इसका या तो कैसा होना चाहिए? अविच्छिन्न। अविच्छिन्न का मतलब कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए। यदि विच्छिन्न है या यदि विच्छिन्न तो यदि विच्छिन्न तो कटान माध्य सिरा तक नहीं पहुंचे हुए होने चाहिए। माध्य सिरा तक या पर्णवरंत के शीर्ष तक नहीं पहुंचे होने चाहिए। पर्णवरंत के शीर्ष तक नहीं पहुंचे। अगर कोई ऐसी पर्ण है तो उसको अपन सरल पर्ण कहते हैं। ध्यान से, दोनों कंडीशन है। एक स्टेटमेंट में बोलता हूं कि सरल पर्ण का पर्ण फलक सदैव अविच्छिन्न होता है। अब जरा बताइए ये सही है कि गलत है? ये कथन गलत है। हाँ, पर्ण फलक अविच्छिन्न हो सकता है, पर कोई बोले नहीं सदैव ही अविच्छिन्न होता है, तो गलत है। क्योंकि कभी कभी आपने देखा विच्छिन्न भी होता है, और जब विच्छिन्न होता है तो ये कटान माध्य सिरा तक या पर्ण वृंत के शीर्ष सिरे तक नहीं पहुंचे होते हैं। जो मैंने बात लिखी है बोर्ड पर, इसको मैं एक चित्र से समझाऊं। जैसे मैंने एक पर्ण बनाई आपके सामने, यहां आया हूं मैं, ये एक पर्ण बनाई। समझाऊं मैं विच्छिन्न और अविच्छिन्न कैसे हो सकते हैं। ये एक पर्ण मैंने आपके सामने बनाई। इस पर्ण के डायग्राम को अगर आप देखें तो इसका पर्ण फलक कहीं से भी कटा फटा नहीं है। आप देखो बिल्कुल एंटायर, बिल्कुल कंटिन्यूअसली मैंने एक चीज जोड़ी है इसमें। ये पर्ण फलक अविच्छिन्न, यहां पर है पर्ण फलक अविच्छिन्न, मतलब कहीं से भी कटा फटा नहीं है। कल को ये पर्ण ऐसी भी हो सकती थी। एक और बनाऊं मैं आपके सामने। इसमें आप देख रहे हो पर्ण फलक विच्छिन्न है। जहां भी ये मोड़ लग जाते हैं पर्ण फलक में, इसका मतलब ये पर्ण फलक कटा फटा है, लेकिन इसके कटान माध्य सिरा तक नहीं पहुंचे हुए हैं। ये बीच वाली लाइन माध्य सिरा है, या माध्य सिरा तक पहुंचे हुए नहीं है। तो ये भी एक प्रकार की सरल पर्ण हो गई। मैं एक और बनाऊं, एक और बना दूं। ये देखिए,
ये एक पत्ती और बनाई मैंने, ये रहा, ये पर्णवरंत का शीर्ष है यहां पर। इन दोनों पत्तियों में पत्ती का पर्णफलक विच्छिन्न है, पर्णफलक विच्छिन्न, दोनों में ही कटा फटा है, इसमें भी कटा फटा है और इसमें भी कटा फटा है, पर इसके कटान माध्य शिरा तक नहीं है, माध्य शिरा तक नहीं, और इसके कटान पर्णवरंत के शीर्ष तक नहीं, पर्णवरंत के शीर्ष तक नहीं। अब कोई पूछे इनमें सरल पर्ण कौन सी है, तो ये तीनों ही पर्ण सरल पर्ण है। आप कह सकते हो ये तीनों ही पर्ण यहां पर सरल पर्ण है। ये देखो तीनों ही पर्ण सरल है, क्योंकि परिभाषा कह रही है कि ऐसी पर्ण जिसका पर्णफलक अविच्छिन्न हो, जैसे कि पहले डायग्राम में दिखाई दे रहा है, या फिर विच्छिन्न हो, जैसे कि दूसरे और तीसरे डायग्राम में दिखाई दे रहा है, परंतु विच्छिन्न होने पर यह कटान माध्य शिरा तक या पर्णवरंत के शीर्ष तक नहीं पहुंचे हुए हो, तो ऐसी पत्ती को हम सरल पर्ण कहते हैं। सरल पर्ण की विशेषता आप जानते हो, पर्ण के नाम के साथ ही आपको एक बात बोलनी है कि पत्ती के कक्ष में कक्षस्थ कलिका होती है, चाहे वो सरल हो चाहे वो और कोई दूसरी हो। ऐसे ही सरल पर्ण के कक्ष में भी कक्षस्थ कलिका पाई जाती है। बहुत सारे एग्जाम्पल आप इसके लिख सकते हो, बरगद में, पीपल में, आम में, अमरूद में इसी तरह की पत्तियां पाई जाती है। दूसरे प्रकार की बात करें, ये रही संयुक्त पर्ण। संयुक्त पर्ण अंग्रेजी में इसको बोलते हैं कंपाउंड लीफ, कंपाउंड लीफ, जस्ट अपोजिट। ऐसी पर्ण जिसके पर्णफलक के कटान माध्य शिरा तक या पर्णवरंत के शीर्ष तक पहुंचे हुए होते हैं। ध्यान से, यहां पर निश्चित रूप से पर्णफलक कटा फटा होगा और कटने फटने के बाद उसके कटान या तो माध्य शिरा तक और या पर्णवरंत के शीर्ष तक पहुंचे हुए होंगे, जिससे पत्ती अपने जैसे कई छोटे छोटे खंडों में बढ़ जाती है। एक बार समझिए, जैसे मैं इस पत्ती के कटान एक बार माध्य शिरा तक पहुंचा दूं, जैसे सपोज यहां बनाऊं डायग्राम, मैंने यूं कहा ये पत्ती थी, ये इसकी माध्य शिरा थी। अब कटान माध्य शिरा तक पहुंचा दीजिए। अगर कटान माध्य शिरा तक पहुंचेंगे, ये कटान माध्य शिरा तक पहुंच गया, ऐसे साइड वाले कटान भी माध्य शिरा तक पहुंच जाएंगे, इसके साइड वाले कटान भी माध्य शिरा तक पहुंच जाएंगे, ये माध्य शिरा तक। बीच वाली लाइन माध्य शिरा थी, इधर लिख देता हूं माध्य शिरा। इससे पार्श्व शिराएं निकल सकती है, ये देखिए ये पार्श्व शिराएं, और इन पार्श्व शिराओं से कल को पतली पतली सिरिकाएं भी निकल सकती हैं। ये देखिए पतली पतली सिरिकाएं। ये देखा जाए तो पत्ती का एक खंड है, लेकिन आपको नजर ऐसा आ रहा है जैसे कि ये पूरी पत्ती हो। ध्यान देना। खैर, ऐसे अगर अपन दूसरी कंडीशन की बात करें, पर्णफलक के कटान माध्य शिरा के अलावा पर्णवरंत के शीर्ष तक पहुंचाओ, जैसे ये कटान ये पर्णवरंत के शीर्ष तक पहुंचेंगे तो स्थिति आ जाएगी, ये पर्णवरंत का शीर्ष यहां तक कटान आ जाए, ये एक, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा। कल को इनमें से माध्य शिरा, इनसे निकली हुई शिराएं, माध्य शिरा, इनसे निकली हुई शिराएं, ये सब, ये भी पत्ती का खंड है, पर्ण खंड, और ये भी पत्ती का खंड है। लेकिन अगर इन खंडों को देखें तो ऐसे लगता है जैसे कि ये खंड एक पत्ती हो, हकीकत में पत्ती नहीं है, बस ये दोनों को दोनों पत्तियां संयुक्त पर्ण है। परिभाषा आ जाएगी अब, ऐसी पत्ती जिसका पर्णफलक विच्छिन्न हो, कटा फटा हो, और जिसके कटान या तो माध्य शिरा तक पहुंचे हुए हो या फिर पर्णवरंत के शीर्ष तक पहुंचे हुए हो,
जिससे पत्ती अपने जैसे कई छोटे छोटे खंडों में बढ़ जाती है। इन इस पत्ती को अपन संयुक्त पत्ती कहते हैं। यानी संयुक्त पर्ण की बात आ गया, पर्णफलक विच्छिन्न कटा फटा है, पहली बात। एवं कटान पर्णवरंत शीर्ष तक या माध्य सिरा तक पहुंचे हुए हो। जिसे पत्ती अपने जैसे कई छोटे छोटे खंडों में बढ़ जाती है। हालांकि पत्ती के जैसे ये खंड पर्णक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पर्णक, लीफलेट। अपनी दूसरी भाषा में अपन कह सकते हैं पर्णकों युक्त इसी पत्ती को अपन संयुक्त पर्ण कह देते हैं। ध्यान से अपन कह सकते हैं पर्णकों युक्त पत्ती, लीफलेट युक्त पत्ती, पर्णक युक्त पत्ती, वो क्या कहलाती है? संयुक्त पर्ण कहलाती है। संयुक्त पर्ण के कक्ष में भी कक्षस्थ कलिका होती है। ये देखो संयुक्त पर्ण, अगर ये इसकी बात करें, ये तना या शाखा की परसंधि से निकलती है, ये यहाँ पर कक्षस्थ कलिका थी, इसमें भी यहाँ पर कक्षस्थ कलिका होगी। मतलब पर्ण कोई सी भी हो, उसके कक्ष में कक्षस्थ कलिका पाई जाएगी। संयुक्त पर्ण के कक्ष में भी कक्षस्थ कलिका होती है। एक स्टेटमेंट बहुत अच्छा एनसीईआरटी का स्टेटमेंट, सरल पर्ण या संयुक्त पर्ण के कक्ष में कक्षस्थ कलिका होती है, परंतु संयुक्त पर्ण के पर्णकों के कक्ष में कक्षस्थ कलिका नहीं होती है। पर्णक का मतलब है लीफलेट, ये खंड, इसके ये पत्ती जैसा दिखता है पर फिर भी पत्ती क्यों नहीं है? क्योंकि इसके कक्ष में कक्षस्थ कलिका नहीं है। इसे ध्यान से अंतिम बार ये स्टेटमेंट रिवाइज कर रहा हूं मैं, सरल पर्ण और संयुक्त पर्ण दोनों के कक्ष में कक्षस्थ कलिका होती है, परंतु पर्णकों के कक्ष में कक्षस्थ कलिका नहीं होती है। अब आपके दिमाग में यह भी आना चाहिए कि सर संयुक्त पर्ण बनी क्यों है? सरल बन गई थी, फिर संयुक्त बनने की जरूरत क्या होती है? तो दोस्तों, पत्ती कई बार वाष्पोत्सर्जन कम करना चाहती है, और वाष्पोत्सर्जन कम करने का एक ही तरीका है कि वो अपने सरफेस एरिया को कम कर ले, अपने सतही क्षेत्रफल को कम कर ले। और सतही क्षेत्रफल कम कैसे हो सकता है? जब उसका पर्णफलक अपने जैसे कई छोटे छोटे खंडों में बढ़ जाए। देखो ये पर्णफलक बढ़ गया, तो हर खंड का सतही क्षेत्रफल कम हो जाता है, इसलिए वाष्पोत्सर्जन भी कम हो जाता है। तो संयुक्त पर्ण कहाँ पाई जाती है? जहां वाष्पोत्सर्जन कम करना होता है। मतलब ये वाष्पोत्सर्जन को कम करने का अनुकूलन है। कोई संयुक्त पर्ण किसको? वाष्पोत्सर्जन कम करने का अनुकूलन है। ये याद करने की बात है, कम करने का अनुकूलन। ये संयुक्त पर्ण का मैंने आपके सामने एक जनरल इंट्रोडक्शन करवाया। अब संयुक्त पर्ण में कटान दो तरफ हो सकते हैं, या तो माध्य सिरा तक हो सकते हैं या पर्णवृंत के शीर्ष तक हो सकते हैं। तो यहां पर कुल मिलाकर दो संभावनाएं नजर आ रही है। इसलिए हम संयुक्त पर्ण के प्रकार भी कितने प्रकार के पढ़ेंगे? दो प्रकार। यानी संयुक्त पर्ण के प्रकार बराबर दो। एक अपन पढ़ लेंगे संयुक्त पर्ण के प्रकार में दो प्रकार के अपन संयुक्त पर्ण पढ़ेंगे। यहां पर संयुक्त पर्ण बराबर दो प्रकार, एक आ जाएगी पिच्छाकार और एक आ जाएगी हस्ताकार। और एक पिन्नेटली कंपाउंड और एक पामेटली कंपाउंड। पहले आ गई पिच्छाकार। पिच्छाकार संयुक्त पर्ण, पिन्नेटली कंपाउंड लीफ। और दूसरी आ जाएगी हस्ताकार संयुक्त पर्ण। यहां लिख देता हूं दूसरी, हस्ताकार संयुक्त पर्ण, पामेटली कंपाउंड लीफ। ध्यान से, ये रही यहां हस्ताकार संयुक्त पर्ण, पामेटली कंपाउंड लीव्स। संयुक्त पर्ण चाहे कौन सी भी हो, वो दोनों एक ही उद्देश्य के लिए बनी हुई है, वाष्पोत्सर्जन को कम करने के लिए बनी हुई होती है। हम पहले एक एक करके पढ़ते हैं। पिच्छाकार संयुक्त पर्ण, पिन्नेटली कंपाउंड लीव्स, ऐसे संयुक्त पर्ण जिसके पर्णफलक के कटान उसकी माध्य सिरा तक पहुंचे होते हैं। यानी अब की बार कंडीशन फिक्स है, कटान माध्य सिरा तक। यहां पर जाएगा पर्णफलक कटान
माध्य शिरा तक पहुंचे, मिड रिब तक पहुंचे होते हैं, यहां पर माध्य शिरा तक पहुंचे हुए होते हैं, उस पत्ती को अपन पिच्छाकार संयुक्त पर्ण कह देते हैं। वैसे पिच्छाकार संयुक्त पर्ण जो होती है, ध्यान से ये भी वाष्पोत्सर्जन कम करने का अनुकूलन है। एक खास बात, यहां पर जो कटान से संरचना बनेगी, पिच्छक बोल देता हूं मोटा मोटा मैं उसको, ये पिच्छक जो होते हैं इनकी जो अक्ष होती है पर्णवरंत की निरंतरता में होती है। मतलब यहां पर अक्ष कटान से, या यूं कह दीजिए पिच्छाक्ष, और अपन यूं कह सकते हैं पर्णवरंत, ये दोनों एक दूसरे की कंटिन्यूटी में होती है, इनके बीच में कोई भी जॉइंट नहीं होता है। फिलहाल ऐसी पत्ती जिसके पर्णफलक के कटान उसकी माध्य शिरा तक पहुंचे हुए होते हैं, जिससे पर्णफलक अपने जैसे कई छोटे खंडों में बढ़ जाता है, उस पत्ती को अपन संयुक्त पर्ण कहते हैं। कटने से पत्ती जैसे खंड जो बनते हैं उनको पिच्छक या पर्णक कह सकते हैं। वैसे यूजुअली यहाँ पर पिच्छक कहते हैं, इसीलिए इसका नाम है पिच्छाकार संयुक्त पर्ण। अब जो पिच्छाकार संयुक्त पर्ण है वो भी वाष्पोत्सर्जन कम करने का अनुकूलन है। और आप एक अच्छी बात ये देख सकते हो, जैसे ये पर्णवरंत के शीर्ष की बात करें तो पर्णवरंत और यहाँ पर पिच्छकों का अक्ष एक दूसरे की निरंतरता में होता है, इनके बीच में कोई जॉइंट नहीं होता है, एक दूसरे की निरंतरता में होता है। यानी मैं लिख देता हूं यहाँ पर कि पिच्छाक्ष, पिच्छकों का अक्ष, पिच्छाक्ष वह पर्णवरंत निरंतरता में होते हैं, निरंतरता में, कंटिन्यूटी में होते हैं, इनके बीच कोई जॉइंट नहीं पाया जाता है। और अब ये भी कई प्रकार की पढ़ेंगे, पिच्छाकार संयुक्त पर्ण भी, फिर प्रकार फिर आधार, कटान की संख्या के आधार पर आपको ये देखना है कि उसमें कितनी बार कटान हुआ है। तो कटान की संख्या के आधार पर ये देखिए, कटान की संख्या के आधार पर पिच्छाकार संयुक्त पर्ण निम्न प्रकार की होती है। आप 4 प्रकार की पढ़ोगे, एक पिच्छकी, द्विपिच्छकी, त्रिपिच्छकी और बहुपिच्छकी पिच्छाकार संयुक्त पर्ण। नाम में ही सब कुछ छिपा हुआ है। अभी मैं समझाऊं, अब ध्यान से समझिए। ये पत्ती सरल थी, ये पत्ती भी सरल है। अब जरा सोचिए, कल को ये कटान अगर माध्य शिरा तक पहुंच जाए तो इसकी स्थिति ये हो जाएगी। ये माध्य शिरा तक पहुंचे हैं, मन कटान कितनी बार हुए हैं अभी तक, ये तो सरल थी। अब अगर ये माध्य शिरा तक पहुंच जाए तो ये हो जाएगी, यानी अभी तक कटान कितनी बार हुआ, एक बार। यानी कि ऐसी पत्ती जिसके पर्ण फलक में कटान हो और ये कटान माध्य शिरा तक पहुंचे हुए हो। कहां तक बताया मैंने आपको, माध्य शिरा तक पहुंचे हुए हो, उसको बोलते हैं एक पिच्छकी। मतलब एक पिच्छकी पिच्छाकार संयुक्त पर्ण, यूनिपिन्नेट, पिन्नेटली कंपाउंड लीव्स। इसकी विशेषता क्या बताई कि इसके कटान माध्य शिरा तक पहुंचे हुए होंगे। इस तरह से ये माध्य शिरा, ये पर्णफलक पहली बार ही कटा है और ये कटान माध्य शिरा तक पहुंच गई। ये देखो, इधर भी कटान, ये देखो, ये देखो, इस लाइन का नाम है माध्य शिरा। और आप जानते हो माध्य शिरा से पार्श्व में शिराएं निकलती हैं। ये जो दूसरी लाइनें बना रहा हूं मैं, ये पार्श्व शिराएं हैं। ये पार्श्व शिरा आप कह सकते हो, ये माध्य शिरा की शाखा है, इसका नाम है पार्श्व शिरा। और कल को इससे भी निकल सकती है, वो सिरिकाएं हो सकती हैं। अब यहां पर कटान माध्य शिरा तक पहुंचे हुए हैं। ऐसी पत्ती जिसके पर्णफलक के कटान पर्ण की माध्य शिरा तक पहुंचे हुए हो, जिसे पर्ण अपने जैसे कई छोटे खंडों में बढ़ जाए, उस पर्ण को हम एक पिच्छकी पिच्छाकार संयुक्त पर्ण कहते हैं। यहां पर पिच्छक जिस अक्ष पर लगे होते हैं उसको पिच्छाक्ष कहते हैं, पिच्छकों की अक्ष को पिच्छाक्ष कहते हैं। और ये पिच्छाक्ष जो होती है वो माध्य शिरा होती है। बढ़िया क्वेश्चन। पिच्छाक्ष किसको प्रदर्शित करता है, माध्य शिरा को। पिच्छाक्ष अंग्रेजी में इसको रेकिस कहते हैं और ये रेकिस माध्य शिरा को प्रदर्शित करता है, माध्य शिरा। और आप देख सकते हो यहां पर जो रेकिस है वो पर्णवरंत की निरंतरता में है, इनके बीच में कोई स्पष्ट जॉइंट नहीं पाया जाता है। अब ये पिच्छाकार संयुक्त पर्ण भी आप 2 प्रकार की पढ़ोगे, फिर प्रकार फिर आधार। पिच्छाकार संयुक्त पर्ण
एक पढ़ोगे यहां पर एक पिच्छक की विषम पिच्छक की पिच्छाकार संयुक्त पर्ण, और एक पढ़ोगे एक पिच्छक की सम पिच्छक की पिच्छाकार संयुक्त पर्ण। हम पहले पढ़ लेते हैं एक पिच्छक की विषम पिच्छक की। ये आधार किस आधार पर बनाए हुए हैं? ये बनाए हुए हैं कि इसमें पिच्छकों की संख्या कितनी है। हो सकता है पिच्छकों की संख्या सम संख्या हो, और ये भी हो सकता है कि पिच्छकों की संख्या विषम संख्या हो। अगर ये विषम पिच्छ संख्या में होते हैं, विषम संख्या में जैसे 3, 5, 7, 9, 11 कितने भी पर हो विषम संख्या में, तो उसको बोलते हैं एक पिच्छक की विषम पिच्छक की। अभी जो बोर्ड पर डायग्राम दिखाया हुआ है ये एक पिच्छक की विषम पिच्छक की पिच्छाकार संयुक्त पर्ण का है। इसमें क्या होता है कि पार्श्वों में तो 2 होते हैं और शीर्ष पर 1 होता है, तो कम से कम या तो 3 होंगे या 5 होंगे। शीर्ष पर 1 होने की वजह से 1 होता है, शीर्ष पर 1 होने की वजह से संख्या विषम होगी। तो उसको बोलेंगे एक पिच्छक की विषम पिच्छक की। ये वाली कौन सी आ गई? एक पिच्छक की विषम पिच्छक की। एक पिच्छक की उसमें भी कौन सी आ गई? विषम पिच्छक की आ गई। एक पिच्छक की विषम पिच्छक की का मतलब क्या हो गया कि पर्णकों की संख्या विषम होती है, जैसे 3, 5, 7, 9 कुछ भी हो सकता है। इसमें पार्श्व में 2 होता है, शीर्ष पर 1 होता है। बहुत सारे एग्जाम्पल है एक पिच्छक की विषम पिच्छक के, जैसे मैं लिखूं गुलाब, जैसे मैं लिखूं नीम। नीम आपके एनसीईआरटी में एक डायग्राम बना हुआ है, अगर आप डायग्राम देख रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि उसके पार्श्व एक लाइन एक अक्ष दिखाया गया, उस अक्ष का नाम है पिच्छाक्ष या रेकिस। उसके पार्श्व में 2 हैं और शीर्ष पर 1 है। तो पार्श्व में हमेशा 2 या 2 से ज्यादा होंगे तो गिनती 2, 4, 6 ऐसे चलेगी, पर शीर्ष पर 1 आते ही वो गिनती 2 से 3, 4 से 5, 6 से 7, 8 से 9 हो जाएगी, संख्या विषम हो जाएगी। ऐसी पत्तियों को बोलते हैं एक पिच्छक की विषम पिच्छक की। गुलाब में, नीम में। और एक बड़ा एग्जाम्पल बोलूं मैं, पेपिलियोनेटी उपकुल के पादपों में पाई जाती है। ध्यान देना, ये फाबेसी का ही, फाबेसी फैमिली में मान लीजिए आप, या पेपिलियोनेटी की विशेषता मान लीजिए आप, ये इसमें पाई जाती है। नीम इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, गुलाब भी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। अब आ जाता है एक पिच्छक की सम पिच्छक की। समान संख्या में, ध्यान देना, मतलब सम संख्या में, मतलब ऐसी एक पिच्छक की पिच्छाकार संयुक्त पर्ण जिसमें पिच्छकों की संख्या संयुक्त हो, उसको अपन बोलते हैं एक पिच्छक की सम पिच्छक की। और ये तभी संभव है जब पार्श्वों में भी, जब पिच्छाक्ष के पार्श्वों में भी 2 हो और इसके शीर्ष पर भी 2 हो। इस तरह से ये शीर्ष पर भी 2 हो तो गिनती कैसे आ जाएगी? सम। आप देख सकते हो ये शीर्ष पर 2 है, पार्श्व में भी 2 है, तो इसको बोलेंगे एक पिच्छक की सम पिच्छक की। इधर लिख देता हूं मैं, ये बी प्रकार, ये ए प्रकार, और ये आ गया एक पिच्छक की सम पिच्छक की। और सम पिच्छकी के में पिच्छकों की संख्या सम, सम का मतलब 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन, ऐसे कुछ भी हो सकती है, पर संख्या हमेशा 2 होगी। ये आपके सेजल पिनोइडी उपकुल की विशेषता है। ये देखो, एक मैं कुल जो बोल रहा हूं ये आगे फैमिली में समझ में आएगा, अभी आप याद रखें। अब सेजल पिनोइडी उपकुल में कई सारे पौधा होता है, जैसे केसिया में होता है आपके, जैसे गुलमोहर में हो सकती है आपके, और भी कई सारे पौधों में आप लिख सकते हो। इनमें एक पिच्छक की सम पिच्छक की पिच्छाकार संयुक्त पर्ण होती है। दोनों में एक कॉमन बात है विषम पिच्छकी और सम पिच्छकी में, कि पर्णफलक के कटान केवल एक बार हुए हैं। दूसरी आ रही है आपके सामने द्विपिच्छकी। द्वि मानी 2, मतलब अब की बार पर्णफलक के कटान 2 बार। कटान कितनी बार? 2 बार। और कटान से बनी संरचना माध्य शिरा की शाखा पर, माध्य शिरा की शाखा मतलब पार्श्व शिराओं पर लगे होते हैं। जैसे ये माध्य शिरा और अब इसकी ये शाखा, ये इधर शाखा, ये कटान इन शाखाओं पर लगेंगे। ये देखो, एक तरह से पार्श्व शिरा पर लगेंगे। जिस अक्ष पर कटान लगे होते हैं उस अक्ष का एक और नाम लिख सकते हैं अपन, सेकेंडरी एक्सिस, द्वितीयक अक्ष पर लगे होते हैं ये कटान। ये इस लाइन पे लगे हैं, मैं इधर लिख देता हूं, इसको अपन द्वितीयक अक्ष बोल देते हैं। ये आ गई एक पिच्छक की, द्विपिच्छक की पिच्छाकार संयुक्त पर्ण। और इसके एग्जाम्पल्स में आप पूरी माइमोसिएडी उपकुल लिख सकते हो। मैं जानबूझकर उपकुल बोल रहा हूं ताकि आपको एक के साथ कई सारे एग्जाम्पल दिमाग में आ जाए। माइमोसिएडी में आपके छुई मुई आ जाती है, उसमें होता है ये छुई मुई।
ये आपके अकेसिया में होता है, या आपके सीरस एल्बेजिया में होता है। आप माइमोसिएडी याद रखें, ये द्विपिच्छकी। यहाँ द्वितीयक अक्ष पर पर्ण लगे हुए हैं। कल को कटान 3 बार हो जाए, यदि पर्ण फलक में कटान 3 बार हो जाए तो अपन उसको बोलते हैं त्रिपिच्छकी। और ये इसमें कटान से बनी संरचनाएं तृतीयक अक्ष पर लगेगी। ये पहला अक्ष, ये दूसरा अक्ष द्वितीयक अक्ष, और कल को इससे और एक अक्ष निकल जाए, ये देखो ये तीसरा अक्ष, ये देखो, और कल को इस पर लगे कटान से बनी संरचनाएं, ये देखो इस तरह से तृतीयक अक्ष पर लगे, ये देखो ये यहां पर लगे, ये देखो ये यहां पर तीसरे अक्ष पर लगे, तृतीयक अक्ष पर, तो उसको बोलते हैं त्रिपिच्छकी पिच्छाकार संयुक्त पर्ण। ये त्रिपिच्छकी पिच्छाकार संयुक्त पर्ण मोरिंजा, जिसको अपन सेंजना बोलते हैं, ये उसमें पाई जाती है। एक और रहता है त्रिपिच्छकी में कटान कितने बार? 3 बार। और अगर कटान 3 से ज्यादा बार हो जाए किसी भी पत्ती के पर्ण फलक में, तो उसको अपन बोल देते हैं बहुपिच्छकी पिच्छाकार संयुक्त पर्ण। जगह नहीं है, मिटा रहा हूं एक बार, लास्ट आ गया बहुपिच्छकी पिच्छाकार संयुक्त पर्ण। बहुपिच्छकी का मतलब ऐसी पत्ती जिसके पर्ण फलक में कटान 3 से ज्यादा बार हो, तो उसको अपन बोल देते हैं बहुपिच्छकी पिच्छाकार संयुक्त पर्ण। इसकी अंग्रेजी इंपॉर्टेंट है। बहुपिच्छकी को अंग्रेजी में बोलते हैं डी कंपाउंड। ये आ गया बहुपिच्छकी पिच्छाकार संयुक्त पर्ण, और आपने इसका अंग्रेजी बताया डी कंपाउंड। ये इंपॉर्टेंट है, अंग्रेजी इसका डी कंपाउंड। और यहां कटान 3 से ज्यादा बार होंगे, कटान ग्रेटर देन 3 से ज्यादा बार, उसको पर बोलते हैं बहुपिच्छकी पिच्छाकार संयुक्त पर्ण। और ये पाई जाती है आपकी अम्बेली फेरी कुल में, याद करना पड़ेगा, अम्बेली फेरी कुल, जिसको अपन एपीएससी के नाम से भी जानते हैं। ये सवाल पुराने जमाने की सीबीएसई में आया हुआ है। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल, जैसे धनिया, ये धनिया का ही एग्जाम्पल पूछा हुआ है। गाजर, ये आपके इसमें होती है, अपन कह सकते हैं ये धनिया में, गाजर में, सौंफ में, जीरा में, इसी तरह का एक्चुअली पत्ती पाई जाता है। इसका अंग्रेजी भी इंपॉर्टेंट है, डी कंपाउंड, याद रखें। ये पिच्छाकार संयुक्त पर्ण हो गई। सिंपल सी बात है, 1 बार कटान 1 पिच्छकी, 2 बार कटान द्विपिच्छकी, 3 बार कटान त्रिपिच्छकी, 3 से ज्यादा बार कटान बहुपिच्छकी। यहां काम की बात यह भी बोली थी कि अक्ष हमेशा पर्णवरंत की निरंतरता में होगा, और दूसरा ये वाष्पोसर्जन कम करने का अनुकूलन है। अब हम दूसरे प्रकार की पत्ती पढ़ेंगे यहां पर, और वो आ रहा है हस्ताकार संयुक्त पर्ण। अब ये क्या है? हस्ताकार मतलब हाथ जैसी। पहले परिभाषा, जैसे कि नाम में ही समझ गए कि इस प्रकार की पत्ती के पर्णफलक के कटान उसके पर्णवरंत के शीर्ष तक पहुंचे होते हैं। संभावना बची भी एक ही है, अब की बार कटान कहां तक हो जाएंगे? पर्णवरंत के शीर्ष तक। सारे के सारे कटान पर्णवरंत के शीर्ष तक पहुंचे हुए होंगे, हस्ताकार संयुक्त पर्ण। और आपने बता दिया कि इसके कटान पर्णवरंत शीर्ष तक पहुंचे हुए होते हैं, पर्णवरंत शीर्ष तक पहुंचे हुए होते हैं। कि इस प्रकार की पत्ती के पर्णफलक के कटान उसके पर्णवरंत के शीर्ष तक पहुंचे हुए होते हैं। यहां सारे के सारे पर्णक एक ही बिंदु पर पर्णवरंत के शीर्ष पर जुड़े होते हैं। समस्त पर्णक बोल रहा हूं, पर्णवरंत शीर्ष पर लगे होते हैं, पर्णवरंत शीर्ष तक लगे होते हैं एक ही बिंदु पे। और यहां पर पर्णक और पर्णवरंत शीर्ष के बीच एक स्पष्ट जॉइंट पाया जाता है। यह खास बात है, वहां जॉइंट नहीं था, यहां जॉइंट होगा। यह इसकी पहचान है कि पर्णवरंत शीर्ष वह पर्णक के मध्य संधि बिंदु, जॉइंट यहां पाया जाता है, संधि बिंदु उपस्थित होता है। ध्यान देना, यह सबसे अच्छी बात है। और यह भी वाष्पोत्सर्जन कम करने का अनुकूलन है।
अब यहां इसको हस्ताकार क्यों कह रहे हैं, एक बार जरा समझिए। मैं एक डायग्राम बना रहा हूं। ये पर्णवरंत का शीर्ष, यहां पर ये कटान आ रहे हैं। ये पहला कटान, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। आप देख लो सारे के सारे पर्णक पर्णवरंत के शीर्ष पर एक ही बिंदु पर जुड़े होते हैं। सबके सब एक उभयनिष्ठ बिंदु पर जुड़े होते हैं। और यहां पर पर्णवरंत के शीर्ष और इन पर्णकों के बीच यहां पर एक स्पष्ट जॉइंट भी है, आपको दिखाई दे रहा है। अगर इन पर्णकों को देखें तो ये एक उभयनिष्ठ बिंदु पर जुड़े हुए हैं, बाकी आपस में कहीं पर भी नहीं जुड़े हुए हैं। ये हाथ की अंगुलियों की सी व्यवस्था है। जैसे कोई भी दो अंगुली देख लें, ये एक हथेली पर जुड़ी हुई होती है, एक कॉमन बिंदु पर आगे जाएं तो एक दूसरे से दूर होती जाती है, आपस में कहीं पर भी नहीं जुड़ी हुई होती है। तो यहां पर पर्णकों की व्यवस्था ठीक उसी प्रकार से जैसे हाथ में अंगुलियों की व्यवस्था है। इसीलिए हाथ जैसी व्यवस्था होने के कारण यहां हस्ताकार संयुक्त पर्ण इसको कहा जाता है, पामेटली कंपाउंड लीव्स। अब ये भी कई प्रकार की होगी। ये हम किस आधार पर पढ़ेंगे? पर्णवरंत के शीर्ष पर पर्णकों की संख्या के आधार पर यह निम्न प्रकार की होती है। ये किस आधार पर? पर्णकों की संख्या के आधार पर। वो पहले वाला पढ़ा था आपने कटान की संख्या के आधार पर, यह है पर्णकों की संख्या के आधार पर निम्न प्रकार की पढ़ोगे। जैसे एक पढ़ोगे आप, एक पर्ण की यूनिफोलिएट पामेटली कंपाउंड लीव्स, नाम ही कह रहा है कि इसमें पर्णवरंत के शीर्ष पर पर्णकों की संख्या केवल एक होगी। ये बनाओ में, ये देखिए, ये पर्णवरंत का शीर्ष, ये जॉइंट जरूर होगा यहां पर, ये इसकी विशेषता है। शीर्ष पर केवल एक है, उसको बोलते हैं एक पर्ण की। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल नींबू, सिट्रस आता है। अब क्वेश्चन ध्यान से सुनना। अगर इस पत्ती को आप देखोगे, नींबू की पत्ती को, तो आपको लगेगा ये सरल पर्ण है, पर ध्यान देना ये सरल पर्ण नहीं है। पहली बात तो आपको सरल क्यों लगेगी? ये आपको सरल ये इसलिए लगेगी क्योंकि आप अगर इसके पर्णफलक को देखेंगे तो ये कहीं से भी कटा फटा नहीं है। लेकिन ये मैंने फिर भी संयुक्त बताया है। संयुक्त क्यों? इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहां पर्णवरंत के शीर्ष और पर्णक के बीच स्पष्ट संधि बिंदु पाया जाता है। ये क्वेश्चन आता है, नींबू की पत्ती संयुक्त होते हुए भी सरल पर्ण जैसी दिखाई देती है, परंतु मानो फिर भी संयुक्त जाती है। ऐसे क्यों? क्योंकि यहां पर पर्णक और पर्णवरंत के शीर्ष के बीच स्पष्ट संधि बिंदु पाया जाता है। एक बात नींबू की और भी पढ़ी थी आपने कि इसमें सैपक्ष या पंखवत पर्णवरंत पाया जाता है। ये देखो मैंने वही बनाया है, पंखवत में साइड से फैल जाती है। तो अगर मैं इसके इस पर्णवरंत को देखूं तो एक इधर फैला हुआ होगा और एक इधर फैला हुआ होगा। ये भूतकाल में कभी ये भी दो पर्णक थे, बड़े थे, तो दो तो साइड में हो गए, एक ऊपर हो गया। तो भूतकाल में ये तीन पर्णक वाली पत्ती थी, लेकिन फिर धीरे धीरे समय के साथ साइड वाले पर्ण दबते गए और वो तीन से घटकर एक हो गई। यानी अपन यूं कहें कि एक पर्ण की पर्ण का विकास त्रिपर्ण की हस्ताकार संयुक्त पर्ण से हुआ है, तो कोई गलत बात नहीं है। क्योंकि शुरू में तीन थे, बाद में वो साइड वाले दो चिपक गए, तो तीन से कितने रह गई? एक। साइड वाले दोनों हट गए, तो त्रिपर्ण की हस्ताकार संयुक्त पर्ण से एक पर्ण की हस्ताकार संयुक्त पर्ण का विकास हुआ है। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल नींबू है। क्वेश्चन आता है, नींबू की पत्ती संयुक्त क्यों मानी जाती है सरल दिखाई देते हुए भी? क्योंकि नींबू की पत्ती के पर्णफलक और पर्णवरंत के शीर्ष के बीच अपन बताते हैं स्पष्ट संधि बिंदु पाया जाता है। दूसरा आ रहा है द्विपर्ण की, ये लीजिए, द्वि मानी दो, मतलब इसमें पर्णवरंत के शीर्ष पर दो पर्णक होते हैं। ये बनाओ में, ये तना या शाखा, ये इसकी पर्वसंधि, यहां से निकली पत्ती, ये पर्णवरंत का शीर्ष, और इस पर एक पर्णक ये रहा और एक पर्णक ये रहा, दो पर्णक। और इसका बेस्ट एग्जांपल बेलेंटियस, याद होता है तो कर लेना, नहीं कोई बात नहीं है। त्रिपर्ण की, त्रि मानी तीन, मतलब इसमें पर्णवरंत के शीर्ष पर तीन पर्णक होंगे। ये देखिए, ये एक पर्णक, ये पर्णवरंत का जॉइंट, ये पर्णवरंत, ये दूसरा पर्णक, और ये यहां पर तीन पर्णक। ये पाया जाता है बेलपत्र में। शंकर भगवान के खूब सारे बेलपत्र चढ़ाते हो आप देख सकते हो उसमें तीन पर्णक होता है। और एक आती है
चतुर्पर्णकी, चतुर मानी चार, मतलब पर्णवरंत के शीर्ष पर कितने पर्णक होंगे? चार। ध्यान देना, क्वाड्रीफोलिएट ये यहां आ जाती है चतुर्पर्णकी, चतुर मानी चार, पर्णवरंत के शीर्ष पर चार पर्णक, एक, दो, तीन, चार। अगर पर्णवंत के शीर्ष पर चार पर्णक हो तो उसको चतुर्पर्णकी, क्वाड्रीफोलिएट कहते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है पेरिस। एक आती है बहुपर्णकी, डिजिटेट, अंग्रेजी में बोलते हैं, अंग्रेजी पढ़नी है इसकी, डिजिटेट, मतलब पर्णवरंत के शीर्ष पर चार से ज्यादा पर्णक हो। ये देखो, एक, दो, तीन, चार, कितने बना दीजिए, चार से ज्यादा होने चाहिए, उसको बोलते हैं बहुपर्णकी, हस्ताकार संयुक्त पर्ण। एनसीईआरटी में बहुपर्णकी का डायग्राम दिया हुआ है और इसका एग्जाम्पल आता है बोम्बैक्स, जिसको आप सिल्क कॉटन ट्री के नाम से भी जानते हो। एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, चित्र भी इंपॉर्टेंट है, दोनों जो एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, आपने दोनों चित्र मुझसे पढ़े हैं। ये थी आपकी हस्ताकार संयुक्त पर्ण। एग्जाम्पल्स चित्र सब बनाए हैं। हस्ताकार संयुक्त पर्ण का फीचर जरूर याद रखेंगे कि इसमें पर्णक और पर्णवृंत के शीर्ष के मध्य स्पष्ट जॉइंट पाया जाता है और ये भी वाष्पोत्सर्जन कम करने का अनुकूलन है। ये दो प्रकार की पर्ण जो आपने अभी अभी निपटा ली। अब इस छोटा सा पॉइंट और है और वो है पर्ण के रूपांतरण। तो इसको स्टार्ट कर लेते हैं। रूपांतरण, पर्ण के रूपांतरण। वैसे आपसे कोई पूछे रूपांतरण क्यों होते हैं तो हमेशा की तरह से वही बात अब भी है कि रूपांतरण सदैव विशिष्ट कार्यों के लिए होते हैं और विशिष्ट कार्यों की पहचान के लिए पहले आपको सामान्य कार्यों का पता होना चाहिए। और पर्ण के सामान्य कार्य आपने शुरू में ही पढ़ लिया था इंट्रोडक्शन में, पिछली क्लास में, कि पर्ण तीन सामान्य कार्य करती है: प्रकाश संश्लेषण करना, श्वसन करना और वाष्पोत्सर्जन करना। ये पत्ती के तीन सामान्य कार्य हैं। अगर कोई भी पर्ण कल को इन तीन कार्यों के अलावा कोई चौथा कार्य करती है तो वो उसका विशिष्ट कार्य है। और आप जानते हो कि जब जब कार्य विशिष्ट होते हैं तब तब रूपांतरण होते हैं। तो अपन पर्ण के रूपांतरण वही बात विशिष्ट कार्यों के लिए पढ़ेंगे और ये कई प्रकार के पढ़ेंगे, जिसमें पहला आ रहा है आपके पर्ण प्रतान, लीफ टेंड्रिल। समझना, मतलब इसमें संपूर्ण पत्ती या पत्ती का कोई भाग प्रतान में रूपांतरित हो जाता है। आप जानते हो प्रतान क्या होता है? यह एक हरी, कोमल, पतली, लंबी, फैली हुई, सर्पिलाकार कुंडलित संरचना होती है जो स्पर्श के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होती है। प्रतान के बारे में कई बार पढ़ चुके हो। और यह प्रतान इन पादपों के दृढ़ आधार पर आरोहण में सहायता देता है। क्या दृढ़ आधार पर आरोहण में सहायता देना पत्ती का सामान्य कार्य है? नहीं नहीं। कैसा कार्य है? विशिष्ट। और इसीलिए ये क्या है? रूपांतरण है। यानी पर्ण प्रतान में बात ये हो गई कि इसमें या तो संपूर्ण पत्ती या पत्ती का कोई भाग प्रतान में रूपांतरित हो जाता है। अब ये कई प्रकार के पढ़ेंगे। जैसे पहला आ गया संपूर्ण पर्ण प्रतान, वॉल लीफ टेंड्रिल। संपूर्ण पर्ण प्रतान पढ़ना है, इसका डायग्राम आपके एनसीईआरटी में दिखाया हुआ है। इसमें क्या होता है कि पत्ती के संपूर्ण पर्णक प्रतान में चेंज हो जाते हैं। पूरे के पूरे पर्णक, ध्यान से पर्णक बोल रहा हूं, समस्त पर्णक प्रतान में रूपांतरित हो जाते हैं। ये जंगली मटर में पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जंगली मटर, समझना। ये जंगली मटर की पत्ती, जंगली मटर फाबेसी कुल का पौधा है, उसमें एक पिच्छ की पिच्छाकार संयुक्त पर्ण पाई जाती है। ये इसके पर्णक थे। मैं बहुत सारे बना सकता हूं इसके पर्णक, ये इसके पर्णक थे, परंतु अब इसके पर्णक किस में चेंज हो गए? प्रतान में। सारे के सारे पर्णक प्रतान बन गए। ये लीजिए, सारे के सारे पर्णक, तो संपूर्ण पर्णक प्रतान में चेंज हो गए। ये देखो, और ये प्रतान वो एक लंबी पतली धागेनुमा संरचना होती है जो इन पादपों के दृढ़ आधार पर आरोहण में क्या करेगी? सहायता देगी। इसको बोलते हैं संपूर्ण पर्ण प्रतान। यानी अपन बोल सकते हैं इसमें संपूर्ण पर्णक प्रतान में रूपांतरित, संपूर्ण पर्णक प्रतान में रूपांतरित हो जाते हैं। और इसका बेस्ट एग्जांपल है जंगली मटर। एक साइड क्वेश्चन आपके दिमाग में और आना चाहिए। अब
कि सर जब संपूर्ण पर्णक प्रतान बन गए तो यहाँ प्रकाश संश्लेषण कौन करेगा, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण का कार्य सामान्यतः पर्णफलक ही करता है और यहाँ तो पर्णफलक पूरा का पूरा ही प्रतान बन गया, तो फिर कौन करेगा। इसलिए याद करने की बात है कि इसके जो अनुपर्ण होते हैं वो पत्ती जैसे हो जाते हैं, पर्णिल अनुपर्ण होते हैं। इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जंगली मटर में किस प्रकार के अनुपर्ण पाए जाते हैं, पर्णिल अनुपर्ण होते हैं, पत्ती जैसे अनुपर्ण होते हैं और वो प्रकाश संश्लेषण का कार्य करते हैं। दूसरा आप पढ़ोगे इसमें, दैट इज पर्णक प्रतान। अब की बार पर्णक प्रतान, इसमें पत्ती के पर्णफलक के कुछ पर्णक, संख्या फिक्स नहीं है, कुछ पर्णक प्रतान में रूपांतरित होते हैं। ये पाया जाता है मटर में, पायसम सटाइवम में। पायसम सटाइवम में अग्र 3 से 5 पर्णक प्रतान में रूपांतरित, संख्या यहां फिक्स कर दिया मैंने, अग्र 3 से 5 पर्णक। जैसे ये पत्ती बनाओ में मटर की, ये अग्र 3 से, ये तो कुछ पर्णक, ये तो कुछ पर्णक तो ऐसे रह गए और कुछ चेंज हो गए, संख्या फिक्स है। अग्र 3 से 5 मटर की, ये 4 ये 5, अग्र 3 से 5 पर्णक प्रतान में रूपांतरित होते हैं, उसको बोलते हैं पर्णक प्रतान। तीसरा पढ़ोगे पर्णवरंत प्रतान, इसमें पर्णवरंत प्रतान में रूपांतरित होता है। कौन, पर्णवरंत। जैसे यहां पर पर्णवरंत प्रतान में रूपांतरित होगा, और ये आपने शुरू में भी पढ़ा था, ये घटपादप में होता है, निफेंथिस जिसे बोल देते हैं, गार्डन नेस्टूसियम में भी होता है ये, इसके अलावा ये आपके क्लीमेटिस में भी होता है ये घटपादप। ये घटपादप की पत्ती का पर्णवरंत किसी जमाने में यहां हुआ करता था, पर ये प्रतान बन गया, तो पर्णवरंत प्रतान बन गया, उसको बोलते हैं पर्णवरंत प्रतान। ये पर्णवरंत था जो आज की तारीख में प्रतान बन गया, इसको बोलते हैं पर्णवरंत प्रतान। वैसे घटपादप में ये जो आप ढक्कन देख रहे हो, ये इसका पर्ण शिखाग्र का रूपांतरण है, पत्ती का शीर्ष जो होता है उसका रूपांतरण है। ये जो घट देख रहे हो आप, ये इसका पर्णफलक का रूपांतरण है, ये प्रतान पर्णवरंत का रूपांतरण है, और आगे जो पत्ती जैसा भाग बन गया वो इसका पर्णाधार होता है। फिलहाल आपको याद करना है पर्णवरंत प्रतान घटपादप में पढ़ाया, गार्डन नेस्टूसियम में पढ़ाया था मैंने, और साथ में क्लीमेटिस में भी बताते हैं अपन। और पढ़ सकते हैं आप यहाँ पर अनुपर्ण प्रतान, इंपोर्टेंट, यहाँ पर अनुपर्ण प्रतान में रूपांतरित हो जाते हैं। जैसे ये आपके पत्ती बनाओ में आपके सामने कोई स्माइलेक्स की पत्ती बना दी, सपोज करो मैंने, ये यहां अनुपर्ण हुआ करते थे, ये प्रतान बन गए, अनुपर्ण प्रतान। एग्जाम्पल याद करना पड़ेगा, स्माइलेक्स, उसमें ऐसा होता है, ध्यान से। और अपन एक पढ़ सकते हैं यहां पर पर्ण शिखाग्र प्रतान। पर्ण शिखाग्र प्रतान में पत्ती का शीर्ष प्रतान बन जाता है, ध्यान देना। अगर अपन पर्ण शिखाग्र प्रतान की चर्चा करें तो ये आ गया पर्ण शिखाग्र प्रतान, पर्ण शिखाग्र प्रतान, लीफ टिप टेंड्रिल। ये पत्ती बनाओ में ग्लोरी लिली की पत्ती, ये रही, ये यहां पर पर्ण शिखाग्र था इसका, ये किसे बन गया, प्रतान में। ये होता है ग्लोरी लिली में। ये कई प्रकार के पर्ण प्रतान आपने पढ़े, और प्रतान कोई सा भी हो उसका काम एक ही होता है, आरोहण में सहायता देना, याद करने की बात है। ये आपने पहला रूपांतरण पढ़ लिया। एनसीईआरटी में केवल एक संपूर्ण पर्णक प्रतान या संपूर्ण पर्ण प्रतान का डायग्राम दिखाया हुआ है जो आप देख रहे हो। दूसरा पढ़ते हैं इसमें पर्णमूल, या आउट ऑफ एनसीईआरटी है लेकिन आपके नोट्स में है इसलिए इसको पढ़ा रहा हूं मैं। पर्णमूल ये पाई जाती है साल्विनिया में, यह एक टेरिडोफाइट है, ध्यान से। पर्णमूल ये साल्विनिया में पाई जाती है। याद करने की बात है कि साल्विनिया जो होता है वो एक जलीय टेरिडोफाइट है। साल्विनिया में उसमें किसी भी पर्वसंधि से निकली हुई जो पत्तियां होती है उनका गुच्छा जड़ में रूपांतरित हो जाता है। हर पर्वसंधि से निकली हुई पत्तियों का गुच्छा जड़ में रूपांतरित हो जाता है। यहाँ पर पत्ती अपनी आइडेंटिटी खो देती है, वो जड़ बन जाती है, यूं मान लीजिए। इसलिए इसका नाम पर्णमूल। और ये क्या करते हैं, इसको जल की सतह पर तैरने के समय संतुलन देते हैं। किसको, साल्विनिया को। तो साल्विनिया में पर्णमूल होती है। कम आता है, लिखा हुआ इसलिए बताया। एक और
पढ़ाऊंगा मैं आपको यहाँ पर। लीफ हुक मतलब पर्ण अंकुश। इसमें क्या होता है कि लीफ जो होती है वो हुक में रूपांतरित हो जाती है। हुक क्या होते हैं? शीर्ष से नीचे की ओर मुड़े हुए होते हैं। अभी इसका बेस्ट एग्जांपल है बिगोनिया। याद रखें, बिग्नोनिया लिख दीजिए, चाहे बिग्नोनिया, ये इसमें होता है। इसमें क्या होता है? 3 अग्रपर्णक प्रतान सॉरी हुक में रूपांतरित हो जाते हैं, समझे? ये पत्ती बनाओ में ये अग्रपर्णक हुआ करते थे, पर ये देखो नीचे की ओर मुड़े हुए, नीचे की ओर मुड़े हुए, नीचे की ओर मुड़े हुए, ये हुक में रूपांतरित हो गया। और ये भी इन पादपों के दृढ़ आधार पर आरोहण में सहायता देता है। चौथा पढ़ोगे आप इसमें पर्णशूल। इसमें पत्ती या पत्ती का कोई भाग, या तो संपूर्ण पत्ती या पत्ती का कोई भाग सूल में रूपांतरित हो जाता है। और सूल का काम होता है आत्म सुरक्षा कम करना या वाष्पोत्सर्जन को कम करना। इस सूल का काम आत्म सुरक्षा करना, शाकाहारी जंतुओं से पादपों को सुरक्षा देना। नागफनी इसका बेस्ट एग्जांपल है, डायग्राम दिखाया हुआ आपके एनसीईआरटी में इसका। आप जानते हो कैक्टस, इसमें संपूर्ण पर्ण सूल में रूपांतरित हो जाती है, संपूर्ण पर्ण सूल में रूपांतरित होती है नागफनी में। ऐसे अपन बात कर लें आपके बेर, जाइजीफस बोटेनिकल नाम, जाइजीफस, ध्यान देना। अकेसिया, अगर मैं इन दोनों की बात करें, किक्कर की बात कर रहे हैं, इन दोनों में अनुपर्ण सूल में रूपांतरित होते हैं, अनुपर्ण सूल पाए जाते हैं इनमें। ऐसे होता है इन दोनों का डायग्राम अगर मैं बात करूं, जैसे आप पत्ती देखें बेर की, ये बेर की पत्ती जाइजीफस, यहां पर अनुपर्ण हुआ करता था, पर आज ये देखो सूल बन गए, तो अनुपर्ण सूल हो गया। ऐसे एलोवेरा जिसको आप ग्वारपाठा कहते हैं, एलो, ऐसे अपन बात करते हैं इसमें आपकी सोलेनम सुराटेंस जिसको अपन नीली कटेली या पीली कटेली बोल देते हैं। ऐसे और बात कर सकते हैं आप सत्यानाशी, अपन उसकी बात भी करें सत्यानाशी। इन सब में क्या होता है? इन सब में फलक कोर पर सूल पाए जाते हैं, पर्ण फलक की कोर पर क्या पाए जाते हैं? सूल पाए जाते हैं, पर्ण फलक कोर पर सूल पाए जाते हैं, ये याद करने पड़ेंगे आप। सत्यानाशी का बोटनी का नाम आर्जीमोन। तो मैंने कहा आर्जीमोन में, मैंने कहा आपके सोलेनम सुराटेंस में, एलोय में फलक कोर पर सूल पाए जाते हैं, जाइजीफस और अकेसिया में अनुपर्ण सूल में रूपांतरित होते हैं, नागफनी में संपूर्ण पर्ण सूल में रूपांतरित होते हैं, खजूर में, खजूर में पर्ण शिखाग्र सूल में चेंज होता है, ये याद करना पड़ेगा, पर्ण शिखाग्र सूल में। ऐसे खजूर की पत्ती, ये देखिए ये शीर्ष था जो आज सूल बन गया, ये देखिए ये शीर्ष सूल, सूल बन गया, ये खजूर में हो जाती है। ऐसे एक पर्णाभ वरंत, या पहले ही पढ़ चुके हो पर्णाभ वरंत, याद करो अपने ने पिछली क्लास में ये पर्ण वरंत के साथ पढ़ा था। मतलब इस प्रकार के रूपांतरण में पर्ण वरंत या रेकिस पत्ती समान संरचना में रूपांतरित हो जाते हैं, ये पर्णाभ वरंत। मैंने कहा था या तो पर्णवरंत या फिर रेकिस, रेकिस अभी अभी पढ़ाया था, माध्य सिरा का ही दूसरा नाम था रेकिस, पत्ती जैसा हो जाता है, हरा फैला हुआ चपटा हो जाता है और प्रकाश संश्लेषण का कार्य करता है। इसका बेस्ट एग्जांपल ऑस्ट्रेलियन अकेसिया, ऑस्ट्रेलियन अकेसिया में ये रहा ऑस्ट्रेलियन अकेसिया, उसपे तो क्या होता है कि पर्णवरंत पत्ती जैसा हो जाता है ऑस्ट्रेलियन अकेसिया में तो। और एक है पार्किंसोनिया, विलायती किक्कर जिसे आप बोलते हैं, उस पर रेकिस, पार्किंसोनिया में रेकिस पर्णवरंत जैसा सॉरी पत्ती जैसा हो जाता है। याद करने की बातें, पर्णाभ वरंत के बारे में बताया था कि ये पर्णाभ स्तंभ और पर्णाभ पर्व का एनालोगस माना जाता है, ये अपन ने पिछली क्लास में पढ़ा था। एक और अपन यहां पढ़ेंगे, ये कुछ कीटाहारी पादपों में रूपांतरण लिखे हुए हैं, जिसमें पहला लिखा हुआ आपके ब्लेडर, ये रहा ब्लेडर, कीटाहारी पादपों में रूपांतरण। ये यूट्रिकुलेरिया नाम के कीटाहारी पौधे में पाया जाता है, यूट्रिकुलेरिया, ये उसमें ब्लेडर वाइट उसका दूसरा नाम होता है। इसमें क्या होता है कि पत्ती ब्लेडर जैसी रस्ता में रूपांतरित हो जाती है, ये देखो ब्लेडर आप सबने देखा है, ब्लेडर
यूट्रिकुलर एरिया में बताया मैंने आपको, ये देखो ब्लेडर यहां से। अब इसमें क्या होता है कि एक ओपनिंग होती है और इस ओपनिंग से होकर जल में तैरते हुए छोटे मोटे जंतु जैसे साइक्लोप्स वगैरह ये इसके इस ब्लैडर में प्रवेश कर जाते हैं, जहां उनका पाचन हो जाता है। कुल मिलाकर ब्लैडर यूट्रिकुलेरिया में पाया जाता है। ब्लैडर जैसी संरचना में पत्ती का रूपांतरण है ये। एक और पढ़ेंगे आप यहां पर घट, ये भी कीटाहारी पौधों में ही पाया जाता है। इसमें या तो संपूर्ण पत्ती या पत्ती का कोई भाग, ध्यान देना, घट में रूपांतरित हो जाता है। घट अंग्रेजी में बोलते हैं उसको पीचर। ये या तो संपूर्ण पर्ण या पत्ती का कोई भाग, संपूर्ण पर्ण या पत्ती का कोई भाग घट में रूपांतरित होता है। इसके 3 एग्जाम्पल पढ़ोगे आप। एक तो निफेंथिस घट पादप, एक सार्सिनिया और एक डिस्सीडिया। अब मैं एक एक की बात करूं। निफेंथिस में क्या होता है, ये यहां पर निफेंथिस घटपादप या कड़स पादप जिसे कहते हो, इसमें पर्णफलक रूपांतरित होता है घट में। ये मैंने पहले थोड़ी देर पहले पढ़ाया आपको। और ये कीट को पकड़ने का काम करता है, कीट को पकड़ना इसका काम होता है। सार्सिनिया अगर मैं इसकी बात करूं, इसमें संपूर्ण पर्ण, पूरी की पूरी पर्ण ही घट बनाती है और ये क्या करता है, कीट को पकड़ने का काम करता है। ये भी कीटों को पकड़ने के लिए बनता है इसमें घट, कीटों को पकड़ना। और मैं अगर डिस्सीडिया की बात करूं, डिस्सीडिया, इसमें क्या होता है, इसमें भी संपूर्ण पर्ण घट बनाती है, लेकिन यहां पर घट बरसात के जल के इकट्ठे करने के लिए बनता है। बरसात का जो जल होता है उसको संग्रहित करने के लिए बनता है। तो या तो संपूर्ण पर्ण या पत्ती का कोई भाग घट जैसी रचना में चेंज हो जाए, और यह घट या तो कीटों को पकड़ता है या बरसात के जल को इकट्ठा करता है। किसमें कौन चेंज हो रहा है ये आप देख ही रहे हो। एक आपने पढ़ी थी सल्की पर्ण, लास्ट में सल्की पर्ण, आप जानते हो ये पतली भूरे रंग की झिल्ली नुमा पर्ण होती है। सल्की पर्ण पतली है, भूरे रंग की है, झिल्ली नुमा होती है, और ये क्या करती है कि कक्षस्थ कलिकाओं को सुरक्षा देती है। अब सुरक्षा देना तो पत्ती का सामान्य कार्य नहीं है, विशिष्ट कार्य, इसीलिए शायद इसको रूपांतरण माना जा रहा है। एक बढ़िया एग्जांपल सल्की पर्ण का एनसीईआरटी में डायग्राम दिखाया गया प्याज का, आप देख रहे हो। आपने पढ़ा था प्याज में सल्की पर्ण मांसल हो जाती है, याद रखिए। आपने घन उसमें सल्क कंद में मुझसे पढ़ा भी था कि यहां पर सल्की पर्ण मांसल हो जाती है, और ये मांसल सल्की पर्ण ही प्याज का खाने योग्य भाग होती है। तो मांसल सल्की पर्ण प्याज में पाई जाती है, बाकी यूजुअली सल्की पर्ण पतली भूरे रंग की झिल्ली नुमा संरचनाएं होती है। ये रूपांतरण थे। एनसीईआरटी में 3 चित्र बने हुए जो आपने देख लिया। अब अगर आप पत्ती की बात करें तो हमने पत्ती के सारे कंटेंट कंप्लीट कर लिए। एनसीईआरटी के एक एक डायग्राम को, एक एक लाइन को मैंने पढ़ाया है। अब ये आपका कर्तव्य है कि आप एनसीईआरटी को एक बार फिर से पढ़ें, आपको बहुत मजा आएगा। बहुत छोटे रूप में एनसीईआरटी में लिखी हुई है पढ़, हमने बहुत अच्छा सा पढ़ा है। इसी के साथ ये पत्ती समाप्त। मिलते हैं अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।